दुनिया भर में एक अजीब सा बैंकिंग सेक्टर का संकट चल रहा है। आप सबने इसके बारे में छुटपुट खबरें ज़रूर सुनी होंगी कि अमेरिका के कई बैंक बहुत मुश्किल के दौर से गुजर रहे हैं। अभी भी उनके पास लिक्विडिटी की समस्या है। लिक्विडिटी मतलब उनके पास पैसे नहीं है, क्योंकि डिपॉजिटर्स जिन्होंने अपने पैसे वहाँ जमा किए बड़ी मात्रा में वो निकाल रहे हैं। खासतौर पे छोटे बैंकों में ये समस्या ज़्यादा खड़ी हो रही है। लेकिन कई सारे बड़े बैंक जो हैं वो इतनी मुश्किल में आए कि आपने एक नाम सुना होगा, क्रेडिट स्विस, और ये एक स्विट्ज़रलैंड का बड़ा बैंक है, बहुत सारे देशों में कामकाज है, मर्चेंट बैंकिंग में काफ़ी बड़ा नाम था ये फाइनली बिक गया। इसकी समस्या इतनी गंभीर हुई कि इसको बेचना पड़ा। अब ये यूबीएस के हिस्से में चला गया। कुछ दिन बाद शायद इसका नाम भी आपको सुनाई न दे। तो ये जो संकट है बैंकिंग का, इसका असर दुनिया के अलग अलग देशों में अलग अलग सेक्टर्स पे, खासतौर पे बैंकिंग सेक्टर्स में हो रहा है। भारत के भी स्टॉक मार्केट में आपने देखा होगा कि इसकी वजह से काफ़ी दिनों तक गिरावट का सिलसिला चलता रहा। तो आज इसको ये समझने की हम कोशिश करते हैं कि ये बैंकिंग संकट जो इस वक्त है दुनिया में, ये कितना गंभीर है और इसका मूल कारण क्या है और उस कारण के लिए गुनहगार कौन है। बहुत एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड इसको आज समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जब तक आप ये नहीं समझेंगे कि प्रॉब्लम क्या है और उस प्रॉब्लम के लिए जिम्मेदार को, जिम्मेदार मतलब किसी को सज़ा नहीं देनी, फांसी नहीं देनी, लेकिन उस चीज़ तक पहुंचना है कि ये दरअसल हुआ क्यों, तब तक इस प्रॉब्लम को हम लोग डीपली समझ नहीं पाएंगे। हमने कई बार कोशिश की, कई सारे शोज़ भी किए, लेकिन आज एक और बड़ा शो हम आपके सामने लेके आए हैं जिसमें ये समझेंगे। मोटा मोटा मैं आपको बताया था, फिर अपने मेहमानों के पास चलते हैं कि ये सारा खेल लगातार बढ़ती ब्याज दरों की वजह से हुआ है। अब ब्याज दर क्यों बढ़ी? क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ रहा था। इन्फ्लेशन क्यों बढ़ा? क्योंकि सप्लाई चेन की दिक्कत आई, एक युद्ध चल रहा है, उसकी वजह से चीज़ों की कमी हुई तो महंगाई आई। तो इकोनॉमिक्स में आपने पढ़ा होगा, या जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है, कि एक समस्या दूसरे से जुड़ती जाती है और आपको ये समझना बड़ा मुश्किल होता है कि कौन सी पहले है। किसी एक सिरे को आप पकड़िए तो उस वाइसिस सर्कल को तोड़ के आप वर्चुअस साइकिल बना सकते हैं, लेकिन वो कौन सा सिरा पहला है ये बड़ा मुश्किल होता है। तो इसलिए इस संकट का जो मूल कारण है वो जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। आमतौर पर बैंकिंग सेक्टर में दो तरह के संकट होते हैं। एक होता है कि क्या एसेट क्वालिटी ख़राब हो गई है, एनपीए बढ़ गए हैं और बोरोवर्स डिफ़ॉल्ट कर रहे हैं। दूसरी समस्या होती है कि क्या बैंकों के पास पैसे कम है, लिक्विडिटी क्राइसिस है। तो इस बार दूसरी वाली समस्या है। अभी तक कोई ऐसा बोरोवर नहीं हुआ जिसने यूएस में डिफ़ॉल्ट किया हो या यूके में डिफ़ॉल्ट किया हो। ये समस्या दरअसल पैसे की वजह से हुई कि बैंकों के पास पैसे नहीं, क्योंकि लोग डिपॉजिट निकाल रहे हैं। तो ये समस्या क्यों बनी, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? सरकार जिम्मेदार है कि फेडरल रिजर्व है, जिसको दिन रात सुबह शाम हम लोग फेड का नाम लेते रहते हैं? क्या वो जिम्मेदार है इसके लिए कि बार बार ब्याज दर बढ़ा रहे हैं? अगर वो ब्याज दर बढ़ा रहे हैं तो क्यों बढ़ा रहे हैं? किसने मजबूर किया उनको ब्याज दर बढ़ाने के लिए? इन सारे सवालों को समझेंगे और असली प्रॉब्लम और उस प्रॉब्लम के जन्मदाता, या जिसको हम लोग कोट अनकोट गुनहगार कह रहे हैं, उसको समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ जो मेहमान है मैं उससे आपको परिचय करा दूं। अनुराग सिंह हमारे साथ हैं, हमेशा हमारे साथ मदद करने के लिए जुड़ते हैं। अमेरिका से एनसिट कैपिटल नाम की एक फर्म चलाते हैं, उसके फाउंडिंग हैं, मैनेजिंग पार्टनर हैं। और साथ ही गुरमीत चड्ढा जी हमारे साथ हैं, कंप्लीट सर्कल के ये भी फाउंडिंग मैनेजर हैं और सीआईओ भी हैं। और दिलचस्प बात यह कि बैंकिंग का बड़ा लंबा अनुभव और ऐसे बैंक में काम किया जो बहुत अच्छे से इनको बैंकिंग सिखाया था। ये इन्होंने मुझे बताया था कि वहाँ नौकरी करने के बाद बैंकिंग आप बहुत बढ़िया समझ जाते हैं, तो वो समझेंगे। तीसरा सुनील सुब्रमण्यम जी हैं, जो फंड मैनेजर हैं, एमडी एंड सीईओ हैं सुंदरम म्यूचुअल फंड के। और फंड मैनेजर को इसलिए रखना ज़रूरी है सुनील सर को, क्योंकि भारत में बायर तो यही है इक्विटी वाले, तो इनकी सोच क्या है, ये कैसे इस प्रॉब्लम को देखते हैं, इनके ज़रिए समझेंगे। तो शुरुआत करते हैं इस प्रॉब्लम को समझने के लिए। अनुराग जी, अच्छा बहुत बेसिक से हम लोग शुरू करते हैं, तो जिससे कि हमारे दर्शकों को समझने में आसानी रहेगी। पहला तो सवाल यहाँ शुरू करते हैं, क्या ये संकट निपट गया है? क्या बैंकिंग संकट पर हम लोगों ने काबू पा लिया है? हम लोगों से मतलब अमेरिका ने, यूरोप ने, और अब सब कुछ अंडर कंट्रोल है? क्या ये स्टेटमेंट दिया जा सकता है? तो नीरज जी, आपको, सुनने वालों को, पैनल मेंबर्स को नमस्कार। थोड़ा लाइट हार्टेड रखते हैं चर्चा को, टेंशन बहुत ज्यादा हो गई है। बिल्कुल। आई थिंक वी डोंट वांट टू, हम किसी को स्केयर नहीं करना चाहते। और बहुत लोगों ने, मैंने कुछ लोगों के कमेंट्स देखे हैं, आप लोग, कुछ लोगों ने ये भी कहा कि देखिए बहुत कई बार मैं बहुत पेसिमिस्टिक व्यूज भी देता हूं, लेकिन देखिए मेरा कहना यह है कि अगर मेरे कहने से मार्केट चले तो फिर मैं तो रोज आके बुलिश व्यू दूं, लेकिन ऐसा मतलब मैं कोई फेडरल रिजर्व तो हूं नहीं, तो हमें तो सही बात बतानी होती है।
तो नीरज निपट गया है का तो देखिए ऐसा है कि नहीं अभी सॉल्व तो नहीं हुआ है, क्योंकि इट्स नॉट, इसका कोई क्विक डायरेक्ट रेसिपी नहीं है। रेसिपी इसकी वही है कि बैंक्स को अल्टीमेटली गारंटी किया जाए सारे डिपॉजिटर्स को, बट कहने में आसान लगता है, उतना आसान नहीं है। अब देखिए यहाँ इंडिया में एक तरह से इम्प्लाइड गारंटी है, बट अगर आप ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स देखेंगे, आई डोंट नो व्हाट इज द लेटेस्ट नंबर, बट वहां पे एक नंबर होगा कि इतने डिपॉजिट्स तक इंश्योर्ड हैं, 5 लाख, 10 लाख, 2 लाख, आई डोंट नो, आई थिंक देयर सम 5 लाख बट यूएस में 5 लाख है। ओके, तो यूएस में वो अमाउंट $250,000 है। वो अबाउट 100,000 था, फिर वो 2008 के क्राइसिस के बाद $50,000 किया गया। अब ये इसकी एक कॉस्ट होती है नीरज को, कि एक इंश्योरेंस एफडीआईसी को एक प्रीमियम हर बैंक देता है टू इंश्योर दीज डिपॉजिट्स, और अल्टीमेटली वो कस्टमर्स को ही पास ऑन होता है, एंड दैट्स व्हाई बैंकिंग के कुछ चार्जेस होते हैं, तो वी हैव टू अंडरस्टैंड। उसके ऊपर को नहीं किया था बिकॉज इट वाज थॉट कि वो लोग अपना सिस्टमैटिक रिस्क असेसमेंट करना जानते हैं, या वो ट्रेजरी बॉन्ड्स खरीदेंगे, बैंक्स में रखेंगे, तो वो सब स्मार्ट बैंक्स में रखेंगे जहां पर रिस्क नहीं हो, तो सो ऑन एंड सो फोर्थ। बट अल्टीमेटली अब अगर जो बात चल रही है कि देखिए 250 के ऊपर भी आपको डिपॉजिट्स को इंश्योर करना है, तो बेसिकली सभी डिपॉजिट्स को इंश्योर करना है, उसकी एक कॉस्ट है, और वो इंश्योरेंस की कॉस्ट हर महीने कौन पे करेगा, अल्टीमेटली वो डिपॉजिटर्स को पास ऑन होगी। वो एक डिबेट है नीरज जो रिजॉल्व करनी है। इट्स वेरी इजी टू से हम कहें कि क्राइसिस आ जाए एंड देन एवरीबडी कम्स अलोंग, हमसे कि गवर्नमेंट को आके सपोर्ट करना चाहिए, लेकिन हर चीज की कॉस्ट होती है, वो हमें समझना होता है, तो अल्टीमेटली या वो टैक्सेस के फॉर्म में या हायर एक्सपेंसिव बैंकिंग के फॉर्म में आपको पास ऑन होगी। तो नीरज वहां पर हम फंसे हुए हैं, बट वो एक डिबेट चल पड़ी है कि यू कांट, इस पे आप अपना मूड नहीं मोड़ सकते कि ये 250 के ऊपर हमारी समस्या नहीं है। बैंक्स में सभी डिपॉजिट्स को नीरज इंश्योर करना पड़ेगा गवर्नमेंट्स को, और उस पर काम चल पड़ा है, और अभी टेम्परेरी विंडो खोली है। अब उस पर थोड़ा सा स्टिग्मा है कि जो भी बैंक जाएगा उसका स्टॉक्स तो गिर जाएंगे, कि देखिए आप तो कमजोर बैंक है, आप तो सपोर्ट ले रहे हैं लिक्विडिटी विंडो का, बट देन अगर आप कमजोर हैं तो फेल होने से बेहतर है कि वहां पे जाके चले जाएं और बैंक को बचा लें अपना। तो वो विंडो है नीरज, आई थिंक स्टेबिलिटी आ गई है, और ये बचाना बहुत बड़ी बात है, इतने बड़े बैंक्स को एकदम आकर के बचा लेना। काफी रीजनेबल मिड साइज बैंक्स हैं ये, राइट, और ये समझें कि बेसिकली उसका एसेट साइज इतना था जितना एंटायर इंडियन बैंकिंग सिस्टम का 1/5 सिलिकॉन वैली बैंक अकेला, 200 बिलियन, लाइक मैं अज्यूम करो 1.5 ट्रिलियन इंडियन बैंकिंग सिस्टम का साइज है, राइट, तो इट्स साइजेबल, राइट। तो उसके बाद में डाउट नहीं रह जाता नीरज। तो दोनों चीजें हैं, और अल्टीमेटली अगर हम लाइट हार्टेड वे में देखें तो ये पेपर मनी तो अल्टीमेटली मोह माया ही है नीरज, तो इसके पीछे तो गवर्नमेंट का ट्रस्ट है। तो एटलीस्ट ये फिर से हमें रिकॉल कराती है ये चीज के ऑल द मनी इज नथिंग बट ट्रस्ट बाय द गवर्नमेंट, और अगर गवर्नमेंट आके ओपन एंडेड ट्रस्ट देती है तो थिंग्स शुड इवेंचुअली सेटल डाउन, राइट। फाइनली नीरज एक चीज कह के जाना चाहता हूँ कि इससे लोगों को ये भी समझना चाहिए कि ये बैंकिंग एक इजी, ये मजाक का बिजनेस नहीं है, इट्स अ वेरी सीरियस बिजनेस, राइट। तो ये जो कल की आई गई एप्स के बारे में लोग बोलते रहते हैं ये बैंक बन जाएगा और बैंक्स खत्म हो जाएंगे, आई थिंक पीपल शुड स्टॉप दिस डिस्कशन नाउ। बिल्कुल सही। तो हमने टॉप डाउन अप्रोच लिया कि पहले तो ये क्लियर